हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12th की हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो कि नीट के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है लगभग ये 6 चैप्टर है, जो कि वंशागत का आणविक आधार है। वंशागत के आणविक आधार में इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है बच्चों, उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। और ये जो है चौथा वीडियो होगा। और चौथे वीडियो में जो टॉपिक लिया जा रहा है बच्चों, वो है डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। तो डीएनए कुंडली का पैकेजिंग कैसे होते हैं, आज हम लोग जो है इसके बारे में जानकारी करेंगे कि डीएनए कुंडली का पैकेजिंग कैसे होता है और कैसे होना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। डीएनए कुंडली की पैकेजिंग की अगर बात करें हम, तो लगातार 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी, बच्चों जो है ये लगातार 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर मान ली जाए, और यदि एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में डीएनए कुंडली की लंबाई की गणना की जाए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, लगातार 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी आप लोग पहले भी जानते हैं 0.34 नैनोमीटर होता है। अगर मान लेते हैं तो, और यदि एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में डीएनए कुंडली की लंबाई की गणना की जाए, यह लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी। यह लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी। यह लंबाई प्रारूपी वे केंद्रक की लंबाई चौड़ाई से काफ़ी अधिक है, यानी कि 2.2 मीटर के बराबर होगी, जिसकी लंबाई प्रारूपी केंद्रक की लंबाई चौड़ाई से लगभग जो है ये थोड़ा बहुत या कुछ अधिक होगी। ओके बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा नई लाइन से। बच्चों, असीम केंद्र की कौन है? इकोलाई है। असीम केंद्र की जैसे इकोलाई, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है। असीम केंद्र की जैसे इकोलाई, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, असीम केंद्र की कौन है? इकोलाई, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। डीएनए कैसे होता है? ऋणात्मक आवेशित होता है, जबकि कुछ प्रोटीन्स कैसे होते हैं? धनात्मक आवेशित होते हैं। और ये दोनों यानी डीएनए और प्रोटीन्स से बंधकर एक जगह पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चों की जो है असीम केंद्र की जैसे इकोलाई, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। डीएनए कुछ प्रोटीन्स से बंधकर एक जगह पर स्थित होते हैं, जिसे हम लोग जो है केंद्रकाव्य या न्यूक्लियाड कहते हैं। न्यूक्लियाड में डीएनए बड़े लूप में व्यवस्थित होता है। जो न्यूक्लियाड होता है, न्यूक्लियाड यानी केंद्रकाव्य में जो डीएनए होता है बड़े लूपों के रूप में व्यवस्थित होता है, जो प्रोटीन से क्या होते हैं? ये जुड़े होते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि केंद्रकाव्य क्या होते हैं, न्यूक्लियाड क्या होते हैं, और वो किससे जुड़े होते हैं? जो न्यूक्लियाड में डीएनए बड़े लूपों के रूप में व्यवस्थित होता है, जो प्रोटीन से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जो है जो धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है। धनात्मक कैसे होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, जो धनात्मक आवेशित होता है वो क्षारीय प्रोटीन का क्या होता है? समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हिस्टोन्स क्या होते हैं? तो धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोन्स कहते हैं। इस प्रोटीन यानी कि हिस्टोन्स प्रोटीन जो पाई जा रही है, इस प्रोटीन्स का आवेश आवेशित पार्श्व श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो अम्लों की बहुलता पर निर्भर करता है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है,
जिसे हिस्टोन्स कहते हैं। इस प्रोटीन्स का आवेश आवेशित पाश श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो अम्लों की बहुलता पर निर्भर करता है। बहुलता पर निर्भर करता है बच्चों। तो हिस्टोन्स में क्षारीय एमिनो अम्लीय लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड जो पाई जा रही है वो लाइसिन और आर्जिनिन है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए हिस्टोन्स में कौन सी दो प्रोटीन पाई जाती है जो बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो वो लाइसिन और आर्जिनिन। बच्चों ये नीट के एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि हिस्टोन्स में क्षारीय एमिनो अम्लीय लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो ये पूछा जाता है कि जा सकता है बच्चों आपसे कि जो हिस्टोन्स प्रोटीन होता है उसमें कौन से दो एमिनो अम्ल पाए जाते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं बच्चों, लाइसिन व आर्जिनिन। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। हिस्टोन्स व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो हिस्टोन्स व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन्स अणुओं की एक इकाई बनाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है, जिसे हम लोग हिस्टोन अष्टक कहते हैं। हिस्टोन अष्टक कहते हैं। बच्चों अगर यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए, और धर्म इंस्टीट्यूट के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कमेंट भी कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा। तो बच्चों हिस्टोन अष्टक क्या होता है? हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है, जिसे हम लोग हिस्टोन अष्टक कहते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से, जो धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है। ऋणात्मक आवेशित डीएनए से क्या होता है? सटा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसोम। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो है क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम क्या होता है? तो न्यूक्लियोसोम बच्चों जो है धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम, बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। बच्चों जो है जो न्यूक्लियोसोम होता है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम की बात करें तो उसमें लगभग 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्रोमैटिन कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्रोमैटिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमैटिन कहते हैं। जो केंद्रक में अविरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो क्रोमैटिन क्या होता है? एक प्रकार की अविरंजित धागे की तरह संरचना होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम्स क्रोमैटिन जिस तरह से डोरी पर बीड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन जिस तरह से डोरी पर बीड्स की तरह से दिखाई दे, यानी कि बच्चों जैसे डोरियों पर बीड्स से जो राउंडिंग रहती है, बीड्स लगा होता है, उस तरीके से जो है न्यूक्लियोसोम में क्रोमैटिन के धागे दिखाई देते हैं। बच्चों अब हम लोग जो है संरचना की बात करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बच्चों? ये है डीएनए आपका। यहाँ पर H1 हिस्टोन प्रोटीन्स है। हिस्टोन्स क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है बच्चों, आप जानते हैं। और यहाँ पर ये इस तरीके से जो राउंडिंग हो रही है, ये 8 राउंडिंग है।
इसलिए हम लोग जो है इसे हिस्टोन्स अष्टक कहते हैं। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना होती है इसे हम लोग हिस्टोन अणु का सारभाग कहते हैं, हिस्टोन अणु का सारभाग कहते हैं। तो बच्चों ये जो है आपका ये एक न्यूक्लियोसोम की संरचना हो गई, एक न्यूक्लियोसोम की संरचना है, ये संरचना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं बच्चों कि एक डोरी पर बीट्स कैसे किस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्रोमैटिन के धागे जो ये लगे हुए हैं सर, ये क्रोमैटिन के धागे हैं। जैसे आप देखेंगे बीट्स इस तरीके से दिखाई देते हैं, तो इसमें जो है राउंडिंग टाइप लगते हैं। तो यही चीज़ें जो है उसको बात कर रहा है कि न्यूक्लियस क्रोमैटिन के धागे जो है डोरी के बीट्स के समान दिखाई पड़ते हैं। ओके बच्चों, डोरी पर बीट्स सदृश संरचना, बच्चों ध्यान दीजिएगा, डोरी पर बीट्स सदृश संरचना क्रोमैटिन में कोष्ठित होकर क्रोमैटिन धागों का निर्माण करती है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि डोरी पर जो बीट्स सदृश बीट्स जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है क्रोमैटिन की, वो कोष्ठित होकर यानी कि एक दूसरे से जुड़कर क्रोमैटिन धागों का निर्माण करती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे डोरी पर बीट से बहुत सारे बीट से जो है जुड़ करके एक रस्सी का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से जो है वो क्रोमैटिन के धागे आपस में जुड़ करके एक क्रोमैटिन धागों का निर्माण करते हैं, जो आगे कुंडलित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुणसूत्र का निर्माण जो है उसके कोशिका विभाजन के किस में होता है, तो मध्यावस्था में, जो आगे कुंडलित या संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग, उच्च स्तर पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग हेतु, बच्चों अगर यदि हम उच्च स्तर पर अगर इसकी बात करें तो उच्च स्तर पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बहुत ही उच्च स्तर पर अगर बात करें हम क्रोमैटिन के पैकेजिंग हेतु, तो अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है, जिसे हम लोग सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसे हम लोग NSC कहते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, उच्च स्तर पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या NSC कहते हैं, NSC कहते हैं। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमैटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमैटिन ढीले ढाले बंधे होते। यदि क्रोमैटिन बच्चों जो है, यदि केंद्रक में क्रोमैटिन अगर ढीले ढाले जगहों पर बंधे होते हैं तो उसे हम यूक्रोमैटिन कहते हैं। बच्चों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट MCQs बनेगा। बच्चों ध्यान दीजिए, आपके नीट की दृष्टि से और यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, DNA का पैकेजिंग। तो बच्चों यूक्रोमैटिन किसे कहते हैं? एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमैटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, जिसे हम लोग जो है यूक्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन जो काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, वह गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं, उसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। उसे बच्चों क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ढीले ढाले बंधे होते हैं तो यूक्रोमैटिन, लेकिन अगर वो काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं या गाढ़े रंगों से बंधे होते हैं तो उसे हम जो है हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं।
बच्चों आज हम जो है इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। बच्चों आप लोग अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बच्चों अब हम जो है अगले पार्ट में जो है आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में बताएंगे। आज हम लोग डीएनए के पैकेजिंग के बारे में पढ़े हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।